Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Corporate social responsibility. The last chapter of ICAP study text. चैप्टर नंबर है हमारा 20। चैप्टर है जनाब हमारा 20। इट्स द लास्ट चैप्टर ऑफ ICAP स्टडी टेक्स्ट। देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या बातें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस में अभी जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हम लोग क्यों बिजनेस ऑपरेशंस के इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। मैं इस पे किसी तरह की फ़िलहाल कोई डिस्कशन नहीं करने वाला। जैसे-जैसे हम लोग आगे मूव करते चले जाएँगे, इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो ऑटोमैटिकली एक्सप्लोर होती चली जाएँगी। इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है। अगर एग्ज़ामिनर के ट्रेंड के बारे में बात करें, तो एग्ज़ामिनर का जो ट्रेंड है वो आहिस्ता-आहिस्ता आईकैप स्टडी टेक्स्ट की जो लास्ट चैप्टर्स हैं उसकी तरफ होता चला जा रहा है और मोर स्पेसिफिकली उन चैप्टर्स की तरफ होता चला जा रहा है जिसका ताल्लुक कहीं न कहीं जा कर के रूटीन लाइफ के साथ बनता है, या यूँ कह लीजिए कि उसके सोशल और इकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। रीज़न क्या है? एक जेन्युइन रीज़न मुझे समझ आती है कि एग्ज़ामिनर चाहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन एरियाज़ पे जो है वो मालूम पड़े, इन एरियाज़ पे उनकी जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग हो। लाइक एग्ज़ामिनर जो है वो एथिक्स पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। अगर स्टडी टेक्स्ट की बात करें तो चैप्टर नंबर 18 और 19 पे एग्ज़ामिनर का फ़ोकस ज़्यादा होता चला जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह एग्ज़ामिनर का फ़ोकस जो है वो सीएसआर पे भी अ, आहिस्ता-आहिस्ता होता चला जा रहा है। चलिए जनाब पढ़ते हैं क्या है इम्पैक्ट्स ऑफ बिज़नेस ऑपरेशंस। यानी अगर कोई इंसान जो है कारोबार करता है, रूटीन लाइफ़ के साथ इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। अगर कोई इंसान जो है वो कारोबार करता है तो उस कारोबार के पॉसिबल इम्पैक्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं? कारोबार करने को या इन इस बिज़नेस ऑपरेशंस को सीएसआर की दुनिया के हवाले से इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोला जाता है। अगर हम लोग सीएसआर के हवाले से बात ना भी करें, तो भी हम इसको अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे तो तब भी जो है वो चलेगा। और सीएसआर में जो है वो क्यों कर हम लोग इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं जनाब, इसलिए बोलते हैं कि चैप्टर 20 में स्पेसिफिकली आपका ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैं भी मजबूर हूँ इस वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए कि अगर एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर जो है वो ये वर्ड इस्तेमाल कर लेता है तो एटलीस्ट हमारी फ़ैमिलियरिटी इस टर्मिनोलॉजी के साथ होनी चाहिए। व्हाट आर द पॉसिबल, अगर कोई इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, यानी ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट करता है जो कि पैसे लेकर के आती है, तो उसके पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? पहला तो सवाल ये है, ये सवाल आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह किसी न किसी हद तक हमारी तैयारी इस चैप्टर के कुछ पोर्शन की हो जाएँगी। जब हम लोग बात करते हैं कि उसके इम्पैक्ट जो हैं वो कौन-कौन से हैं, तो 2 इम्पैक्ट हमारे सामने आएँगे। एक जनाब होगा सोशल इम्पैक्ट और दूसरा होगा हमारे पास इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बोलेंगे। मैंने स्पेसिफिकली ये स्टेटमेंट क्यों बोली? इसलिए कि मैं एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा जो है एज़ ए वर्ड इस्तेमाल करता हूँ और हम लोगों ने स्टार्ट के दिनों में एनवायरमेंटल एनालिसिस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की थी। इसलिए इस चैप्टर की हद तक एनवायरनमेंट इ इ आज के चैप्टर की हद तक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है और प्रीवियसली हम लोग एनवायरनमेंट किसको बोलते रहे हैं, वो मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएट कर दिया। सो इकोलॉजिकल वर्ड की बजाय मैं यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बोलूँगा ताकि फ्लो में हम लोग जो है वो डिस्कशन कर सकें। सीएसआर के चैप्टर के हवाले से जहाँ पे भी मैं एनवायरनमेंट का मतलब बोलूँगा उसका ताल्लुक जो है वो माहौलियात के साथ होगा, इकोलॉजी के साथ होगा। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 2 इम्पैक्ट हमारे सामने आते हैं। एक जनाब सोशल इम्पैक्ट होगा और दूसरा जनाब वाला एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा। क्या इम्पैक्ट होता है? आगे चल के पढ़ते हैं। अब बताइए कि वो सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ बिज़नेस ऑपरेशन जो हैं वो क्या होते हैं? फर्दर लॉजिकल क्वेश्चन क्या बनता है कि मुझे वो फैक्टर्स के बारे में बताइए जिनके ज़रिए से मुझे पता लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस या बिज़नेस ऑपरेशंस की वजह से सोशल इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या हो सकती है कि भई अच्छा वो इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं तो अब मुझे इनका हल भी बताइए। क्या बताइए? अब मुझे इनका हल भी बताइए। चलिए जनाब इसका हल भी आपने मुझे बताना है। हाउ टू मैनेज सोशल एंड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और रीज़न क्या है कि हम लोगों को अब जो है
सोशल और एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स ऑफ ए बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो जैसे-जैसे हम लोग मूव करते चले जाएँगे, इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता हमें जो है वो समझ आता चला जाएगा। इस चैप्टर की तरतीब क्या है, किस तरीके से मैंने जो है इसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। सबसे पहले हम लोग जो है वो इम्पैक्ट्स के बारे में देखेंगे। अभी हम लोगों ने जो बात की इम्पैक्ट्स के हवाले से देखेंगे, लाइक हम लोग सोशल इम्पैक्ट देखेंगे कि बिज़नेस ऑपरेशंस के क्या होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। फिर वन बाय वन हम लोग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इंडिकेट करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस की वजह से सोशल इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई वो कौन से इम्पैक्ट्स हैं जिनसे हमें मालूम पड़ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज में हम लोग बात करेंगे, जनाब मुझे अब इनका हल भी बताइए। अगर कोई इनके नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन का क्या मतलब है, चूँकि हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ामिनर पूछ सकता है कि भाई इसका कोई स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन बताइए। सर ये जो स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन है इसी पे ही आपने क्यों फ़ोकस किया? इसलिए कि इस लेवल पे हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हवाले से ही सोचना है और इसी हवाले से अपने माइंड को जो है वो ट्रेन करना है, ताकि हम लोग पेपर में अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन जो है वो लिख सके और रिक्वायर्ड मार्क्स अचीव कर सके। यहाँ तक बेसिक बातें होंगी, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो कुछ फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करेंगे कि सर आप ये जो इम्पैक्ट बता रहे हो और ये जो स्ट्रेटजीज बता रहे हो एज ए सॉल्यूशन, कोई रिसर्च वर्क है, कोई गाइडलाइन है, कोई मॉडल है, कोई फ्रेमवर्क है जिनको सामने रखते हुए आप बता रहे हो कि यार ये इम्पैक्ट हो सकता है और इस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तीसरा क्या है कि वो गाइडलाइंस क्या हैं जिनको सामने रखते हुए मुझे इन इम्पैक्ट्स और इन इम्पैक्ट्स की रोशनी में जो सॉल्यूशन है उनको रिपोर्ट भी करना होगा। तो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग साथ में ये भी देखेंगे कि वो मॉडल्स कौन-कौन से हैं जिन्होंने मुझे कहा कि भाई अब तुम सोशल प्लस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के बारे में सोचोगे। अगर 10 साल पीछे चले जाएँ तो इस चीज़ को अहमियत नहीं दी जाती थी। लेकिन अब जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता रिसर्च वर्क जैसे-जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो वो हमें एनकरेज कर रहे हैं कि भाई इन एस्पेक्ट्स पे भी सोचना है। सर मुझे समझ नहीं आ रहा किन एस्पेक्ट्स पे सोचना है, सोशल एस्पेक्ट्स पे और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स पे। मुझे कैसे, अगर मैं आउटसाइड ऑर्गेनाइज़ेशन हूँ, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि फलाँ ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो इन इम्पैक्ट्स को कंसीडर कर रही है। तो भाई हम लोग वो फ्रेमवर्क क्यों पढ़ने वाले हैं, हम लोग मॉडल्स क्यों पढ़ने वाले हैं, हम लोग वो गाइडलाइंस क्यों पढ़ने वाले हैं? इसलिए कि वो गाइडलाइंस जो हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज़ेशन को मजबूर किया कि अब आपने इन इम्पैक्ट्स पे, इन एस्पेक्ट्स पे, इन पर्सपेक्टिव पे अब आपने सोचना है और आपने बाहर की दुनिया को बताना है कि जनाब हम लोग सोच रहे हैं और इनका हल भी हम लोग जो है वो तलाश कर रहे हैं। क्यों बताना है? एट द एंड ऑफ द डे इसके हवाले से भी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी के इम्पैक्ट क्या होते हैं? शुरू में बात की कि जनाब उसके 2 इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, सोशल इम्पैक्ट हो सकता है और उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है। सोशल इम्पैक्ट क्या होता है और एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, उसके हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं जनाब थोड़ी-सी। इकोलॉजिकल, सोशल का ताल्लुक जहाँ पे भी वर्ड सोशल इस्तेमाल करिए तो कहीं न कहीं हमारे ज़हन में लोग आते हैं। तो इसी हमारी सोच को है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अकॉर्डिंग टू हम लोग जो है वो कंक्रीट बना सकते हैं। सोशल मतलब लोग, तो इसका मतलब है हमारे कारोबार करने की वजह से कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स, कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं। हमारे कारोबार करने की वजह से कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से कौन मुतासिर हो रहा है? हम लोग इम्पैक्ट्स की बात करें ना जनाब, हम लोग इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं और उन इम्पैक्ट्स का ताल्लुक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स या आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ माय इकोनॉमिक एक्टिविटी आ रहे हैं जिनकी वजह से लोग मुतासिर होते हैं। अब अगर थोड़ा-सा इमेजिन करें तो लोग कैसे मुतासिर हो सकते हैं इसके बारे में तो हम लोग बाद में करेंगे। लोग कहाँ-कहाँ पे मौजूद होते हैं? तो हम लोग अगर वैसे तो हम लोग रूटीन लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और जिस स्टेज पे आप लोग मौजूद हैं अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा। हमें ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर लोग नज़र आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के बाहर लोग नज़र आते हैं। सर अंदर तो नज़र आते हैं एज़ एन एम्प्लॉयी, एज़ ए मैनेजमेंट जो है वो हमें नज़र आते हैं। तो बाहर का क्या मतलब, बाहर कौन से लोग होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस की वज़ह से अफ़ेक्ट होते हैं।
तो जनाब क्या कस्टमर्स जो हैं वो लोग नहीं होते, वो क्या जिन्नात नहीं है, वो फरिश्ते हैं। इसी तरह जो सप्लायर्स हैं वो कौन-सा रोबोट्स हैं, वो भी तो लोग होते हैं। तो आपकी हरकतों की वजह से ये लोग मुतासिर होते हैं। फिर इसकी वजह से पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, वो भी आपकी हरकतों की वजह से मुतासिर होगी। फिर आपके क्रेडिटर्स हैं, अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करें, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप की, तो फिर आपके क्रेडिटर्स हैं, इसी में ही आपकी गवर्नमेंट भी आ जाती है, जो लोगों पे मुश्तमिल होता है। तो आप कुछ ऐसी हरकतें करते हो, जिनकी वजह से ये लोग मुतासिर होते हैं। तो किसी न किसी हद तक हम लोगों ने लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, इस इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड कर लिया। इकोलॉजिकल तो ज़हन में सबसे पहले जो है, वो दरख्त वगैरह, ज़मीन, पानी, आबो-हवा हमारे सामने आती है, बड़ी अच्छी बात है। इसी चीज़ को हम अपनों एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेट करते हैं। हम लोग हमसे क्या मुराद है? ऑर्गेनाइज़ेशन। हमारी हरकतें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हमारा माहौल जो है, वो मुतासिर होता है। अब रहेगी बात कि सर वो कैसे मुतासिर होता है? वो इंशाअल्लाह आगे चल के पढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं कि भई डेफिनिशन की हद तक क्या क्या लिखा हुआ है? सोशल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर पीपल विदिन एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, बात कॉम्प्रिहेंसिव होगी और यही बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स, आफ्टर इफेक्ट्स को या इम्पैक्ट्स को फुटप्रिंट्स भी कहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ओवर द इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये बात भी हम लोगों ने किसी न किसी हद तक जो है, वो लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं जनाब, वो सोशल इम्पैक्ट किस तरीके से हो सकते हैं? द वर्ड इज़ इम्पोर्टेंट, किस तरीके से? द वेज़, किस तरीके से? एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सोशल इम्पैक्ट मुरतब करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सोशली अफ़ेक्ट करती है, अगर कॉम्प्रिहेंसिवली बात करें। बिज़नेस ऑपरेशंस अफ़ेक्ट पीपल, बात लोगों की कर रहे थे। विदिन एंड आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू इट्स हरकतें, ये एक कॉमन वर्ड है ताकि हम लोग इमेजिन कर सकें और चीज़ों को रिलेट कर सकें और चीज़ों को सेम टाइम में अभी बैठे-बैठे हम लोग जो है वो डाइजेस्ट कर सकें। आसान-आसान अल्फाज में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि फॉर द लॉन्ग रन हम उसको मेंटेन रख सकें, अपनी डाइजेशन कैपेबिलिटी को। समझने की हद तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्ज़ी समझे, टाँगे ऊपर करके समझे, नीचे करके समझे, बाजू फैला के समझे, लेट करके समझे, उसमें कोई किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, समझ आनी चाहिए। लेकिन पेपर में वैसे ही लिखना है जनाब जैसा किताब वाला चाहता है या जैसा एग्ज़ामिनर चाहता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो भाई आपकी हरकतें, आपसे मुराद बिज़नेस ऑपरेशंस ऑर्गेनाइज़ेशन, आपकी हरकतें, द वर्ड इज़ इम्पोर्टेंट, आपकी हरकतें कुछ इस तरह की हैं जिसकी वज़ह से लोग मुतासिर होते हैं। सर कौन से लोग मुतासिर होते हैं? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन की, पीपल विथिन बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन एंड आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन, छोटे-छोटे स्टेप्स में हम लोगों ने समझ लिया, कॉम्प्रिहेंसिवली हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। आपकी हरकतें कौन-सी होती है? कंपनी अपनी हरकतें कैसे शो करती है? भाई कंपनी अपनी हरकतें अपनी पॉलिसी से शो करती है, अपने पॉलिसी डिसीजन से शो करती है, अपने प्रोसीजर से शो करती है, अपने रूल से शो करती है, अपनी रेगुलेशन से शो करती है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं कैसे काम करती हूँ। तो कंपनी की हरकतें यानी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स कुछ इस तरह के हैं कि इनकी वजह से लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर हैं और लोग जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के बाहर हैं, वो अफेक्ट होते हैं। वो उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। द वे कंपनी प्रैक्टिसेस अफेक्ट पीपल विदिन एन एंटिटी। अब बात करते हैं विदिन द एंटिटी पहले कि अंदर वाले लोग कैसे मुतासिर होते हैं। लैक ऑफ पॉलिसी टू मैनेज द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है। तो गोरे और काले के दरमियान, अमेरिकन और अफ्रीकन के दरमियान, एशियन और यूरोपियन के दरमियान जो है हमेशा टसल चलती रहेगी। हर वक्त किसी ना किसी जगह पे लेग पुलिंग चलती रहेगी। काला गोरे को ऊपर नहीं आने देगा, गोरा काले को ऊपर नहीं आने देगा, जिसकी वजह से डिमोटिवेशन का एलिमेंट होगा और प्रोडक्टिविटी मौजूद नहीं होगी। कम प्रोडक्टिविटी होने की वजह से जो ओनर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनको नुकसान होता है। तो आपकी हरकतें, इस तरह की हरकत सर कौन सी है अभी कि हमारे पास डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो पॉलिसी का ना होना, इसका मतलब है इफ आई एम एन ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, मेरी तवज्जो ना देने की वजह से अंदर के लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। फिर नो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, मैं किसी तरह की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे तवज्जो ही नहीं देता, जिसकी वजह से मेरे एम्प्लॉइज मुतासिर होते हैं। ये उनका राइट है, बेसिक राइट है कि मैं भैया उनकी तरबियत पे जो है वो फ़ोकस करूँ, कुत्तों की तरह सिर्फ़ उनसे काम ना लेता रहूँ। फर्म डज़न्ट फॉलो एचएसई प्रोसीजर्स, लोगों की जान-माल का तहफ़्फ़ुज़ करना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। उनको मैंने खंभे के ऊपर चढ़ा कर के रखा हुआ है, उनको मैंने भट्टी के ऊपर जो है वो मैंने बिठा कर के रखा हुआ है। तुमने देखना है कि नीचे आग का टेम्परेचर कितना है, हर वक़्त जो है उसके पास रखा हुआ है।
है लेकिन किसी तरह की एचएससी प्रोसीजर्स में फॉलो नहीं करा, तो मेरी हरकतों की वजह से वो बंदा स्टेक पे मौजूद है। कंपनी डज़ नॉट कंप्लाई विद द लेबर लॉज़, मैं लेबर लॉज़ की धज्जियाँ उड़ा देता हूँ। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हो गई, यहाँ पे गौर करिएगा। दीज़ आर सम एग्ज़ाम्पल। सर एग्ज़ाम्पल्स का वर्ड क्यों आपने फ़ोकस किया कि भई ये सारी दुनिया नहीं है, तो फिर सर ये यहाँ पे क्यों आपने मेंशन किया? मेंशन करने का मतलब ये है कि भई हम लोग अपनी स्किल को डेवलप कर सकें, सोच को डेवलप कर सकें। हाँ, बेसिक बात क्या है, थीम क्या है कि कंपनी की हरकतें कुछ इस तरह की हैं कि लोग अंदर के मुतासिर हों, और वो हरकतें कौन-सी हो सकती हैं? कंपनी की पॉलिसी का ना होना, कंपनी की पॉलिसी इनएप्रोप्रिएट होना, कंपनी की पॉलिसी ज़्यादा टाइट होना। तो ये 3-4 जो है वो स्पेक्ट्रम हो सकते हैं जिनको सामने रख कर के हम लोग सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई बाहर के लोग जो हैं वो कैसे मुतासिर होते हैं? फिर वही बात कि कंपनी कुछ ऐसी हरकतें करती हैं जिसकी वजह से कंपनी के बाहर के लोग मुतासिर होते हैं। मिसाल के तौर पे दिस इज़ नॉट द पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड नहीं है। बहुत सारे सिनेरियोज़ हो सकते हैं। तो फिर ये क्यों? इसलिए कि हम लोग एट लीस्ट हमारी सोच के जो एंगल्स हैं उस तरफ सोच सकें। भाई फर्म अफेक्ट्स एनवायरनमेंट, इसको सेपरेटली भी डिस्कस किया गया है, जिसको हम लोग इकोलॉजिकल के नाम से भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जो है वो कंपनी से निकल रही है, वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, कंपनी फ्रेश वाटर जो है वो इस्तेमाल किए जा रही है, कंपनी दरख्त काटे जा रही है, कंपनी बिल्डिंग सोसाइटीज जो है वो बनाती चली जा रही है, दरख्तों का सत्यानाश कर रही है, जंगलात का सत्यानाश कर रही है, जानवरों को अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करती चली जा रही है, डिफरेंट एनिमल्स को इस्तेमाल करते हैं, उनकी जिल्द वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल चमड़े को इस्तेमाल करते हैं अपनी खुशियों के लिए, अपने पेट की आग को भरने के लिए, तो उससे भी हमारा माहौल मुतासिर होता है। फर्म एक्सप्लॉइट्स इट्स कस्टमर, मोनोपोली की सूरत हाल में कंपनी अपने कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करती है, तो आपकी हरकत ही ऐसी है ना कि बाहर का कस्टमर मुतासिर हो रहा है, या अगर आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है तो आप अपने सप्लायर को दबा करके रखोगे, हालांकि उसका बेसिक राइट है कि मजदूर को पसीना आने से पहले उसकी उजरत दे दो, तो वो भी बेचारा मजदूरी करके आपको माल सप्लाई कर रहा है, तो आप उसको एक्सप्लॉइट करें। फर्म डजंट कंसीडर द राइट्स ऑफ इट्स सोसाइटी, सोसाइटी के कुछ राइट्स होते हैं, आप उनकी जगह इस्तेमाल कर रहे हो जो इंसानों की जगह है। इफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ ह्यूमन बीइंग, तो आप इंसानों के अंदर रह रहे हो, तो इंसानों के साथ एसोसिएशन आपकी होती है, तो जहां पे ताल्लुकदारी हो वहां ताल्लुकदारी के कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो भी आपने पूरे करने होते हैं। फर्म प्रमोट्स बिजनेस दैट डजंट वैल्यू सोसाइटी, फॉर एग्जांपल फर्म बिजनेस पार्टनर जो हैं वो डोंट रिगार्ड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, मिसाल के तौर पे आप ऐसे सप्लायर से माल उठाते हो जो कि आप ऐसे सप्लायर से माल उठाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंपनी है तो आपके पास 10 ऑप्शन मौजूद हैं। 10 ऑप्शन में से एक सप्लायर ऐसा है जो कि आपको बाकी लोगों से जो है वो 30% ऑफ पे दे रहा है, 30% ऑफ पे दे रहा है। वजह क्या है कि ये सप्लायर जो है वो फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर इस्तेमाल करता है, और अगर मिसाल के तौर पे जो बेसिक वेज है वो 25,000 है, ये 25,000 की बजाय फॉर एग्जांपल लोगों को जो है वो 8,000 रुपए पे डिप्लॉय करके, तो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करके कम प्राइसेस पे जो है आपको माल सप्लाई कर रहा है, आप अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आप उससे माल धड़ाधड़ परचेज किए जा रहे हो, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो है वो प्रमोट होता चला जा रहा है। अल्टीमेटली आप अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को जो है वो प्रमोट कर रहे हो। तो ये भी आपकी हरकतें, आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि भाई हम ऐसी कंपनी से माल नहीं लेंगे, या हम ऐसी कंपनी को माल नहीं डिलीवर करेंगे जो कि अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में है। ये भी कंपनी की प्रैक्टिस हो सकती है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि भैया कंपनी की वो कौन-सी हरकतें हो सकती हैं जिसकी वजह से लोग जो कि कंपनी के अंदर मौजूद है और कंपनी के बाहर मौजूद हैं, वो मुतासिर हो सकते हैं। कैसे मुतासिर हो सकते हैं? ये स्लाइड आप लोगों को समझा रही है। आई होप आपको जो है वो समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा था जनाब कि कैसे मुझे पता लगेगा, अगर मैं आउटसाइडर हूँ तो मुझे कैसे पता लगेगा कि फलाँ कंपनी की वजह से लोग सोशली मुतासिर हो रहे हैं, यानी यानी बिज़नेस ऑपरेशंस की वजह से सोशल इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। मुझे कैसे पता लगेगा? कुछ सिग्नल्स मिलेंगे। अब ये तो नहीं होगा कि सीईओ बाहर आके स्पीकर लगा कर के बोलेगा कि भाई हमारी फलाँ हरकत की वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं। कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कभी नहीं बोलेंगे।
तो एम्प्लॉइज़ भी बेचारे कभी नहीं बोलेंगे मुझे खुद सियानत दिखाना पड़ेगी, खुद मुझे थोड़ा-सा सियाना बनना पड़ेगा, मुझे वो सिग्नल्स जो हैं वो उनको समझना पड़ेगा, उन इंडिकेशंस को जो है वो समझना पड़ेगा। सर इसको समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है जनाब? इसलिए ज़रूरी है कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि एग्ज़ामिनर जो है वो इशारे किनारों में बात करने का आदी बनता चला जा रहा है। बड़ी खराब हरकत है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो यार, लेकिन वो भी बेचारा मजबूर है, उसने भी आपको टेस्ट करना है, इसलिए हमें जो है वो इशारों किनारों में बात को समझने की स्किल को डेवलप करना होगा। तो जनाब वो इंसिडेंट्स और यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट बात है कि यार ये एग्ज़ाम्पल है, पूरी दुनिया नहीं है। हमें इस एंगल पे सोचना होगा। इंडिकेट सोशल फुटप्रिंट्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेरे कारोबार करने की वजह से मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई सोशल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं? पता लगेगा भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। लोकली सबसे पहला राइट होता है कि जहाँ पे आप मौजूद हो वहीं से लोकल बंदों को उठाओ। तो यहाँ पे मुझे देखना होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रावलपिंडी के किसी गाँव के अंदर एक ऑर्गेनाइज़ेशन मौजूद है, तो ये वहाँ गाँव के लोगों को जो है वो कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है या इर्द-गिर्द के इलाके के कितने ज़्यादा लोगों को जो है वो डिप्लॉय कर रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ दे रही है। हैरेसमेंट केसेज़ कंपनी के अंदर से कितने सामने आ रहे हैं? कंपनी के फाइनेंशियल स्कैम्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब है कंपनी की हरकतें खराब हैं और लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। आप लॉज़ एंड रेगुलेशंस को वायलेट कर रहे हो। सर लॉज़ एंड रेगुलेशंस का लोगों के साथ क्या ताल्लुक है? अगर आप थोड़ा-सा सोचें तो लॉज़ एंड रेगुलेशंस बनते ही लोगों की भलाई के लिए हैं। एंड पेनल्टीज़ देयर आफ्टर हेल्थ एंड सेफ्टी जो हैं उसके कवानीन आप उसकी धज्जियाँ उड़ाते चले जा रहे हो और उसके मुतल्लिक जो इश्यूज़ हैं वो हमारे सामने आते चले जा रहे हैं। फर्म्स की कंट्रीब्यूशन क्या कंपनी अपने गिरदो-नवा में बसने वाले लोगों को एजुकेट करने में अपना कोई हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रही है या नहीं कर रही है तो मुझे पता लगेगा कि पॉज़िटिवली लोगों को अफ़ेक्ट कर रही है, अगर नहीं कर रही तो नेगेटिवली लोगों को अफ़ेक्ट कर रही है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ए फर्म इन मेडिकल वेल-बीइंग ऑफ सोसाइटी आप उनकी जो है वो सेहत की तरफ जो है वो कितने तवज्जो दे रहे हो। एथिकल कंसिडरेशन ऑफ बिज़नेस पार्टनर से 2 लोग मुराद है ये जान लीजिए कि एक हमारा कस्टमर है और दूसरा हमारा जो है वो सप्लायर है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी अगर आपकी ये एक कंपनी है तो आपका सप्लायर और आपका जो है वो कस्टमर अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपसे माल उठाता है और जाकर के रिटेलर को देता है, तो भी ये आपका कस्टमर होगा जो कि जनाबे वाला आपसे माल परचेज़ करता है और आगे देता है। तो अगर ये अनएथिकल प्रैक्टिसेज़ में इन्वॉल्व है तो डेफ़िनेट बात है आप इसको ठपकी दे रहे हो, चल बेटा तू काम जारी रख बस मुझे फ़ायदा होना चाहिए। मैनेज हम लोगों ने देखा कि भाई सोशल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि कंपनी सोशली कैसे मुतासिर करती है। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे पता लगेगा कि किसी इंसान के कारोबार करने की वजह से सोशल इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं। भाई पता लग गया, तो अब बताइए कि उसका हल क्या है? ये हल जो है एक तरतीब के साथ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आई होप कि आपको जो है वो अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। जनाब हमारे पास जो है वो अगर यहाँ पे फिर मैं बात कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल है। बात सिंपल वही है, थीम सिंपल वही है कि जब जनाब मुझे अपनी हरकतें जो हैं वो सही करना पड़ेंगी। मुझे अपनी लाइन जो है वो ठीक करना पड़ेगी। तो एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं ताकि हम हमारे सामने अगर पेपर में इस तरह की कोई बात आ जाए तो हम उस पे बजाए इसके कि वहाँ बैठ कर के ब्रेनस्टॉर्म करें, हम लोग जो है अभी उस पे डिस्कशन कर लेते हैं। डाइवर्सिटी से मुतल्लिक जो है हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। फिर इसके अलावा सोशल हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन से मुतल्लिक जो है हमारे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होने चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ना सिर्फ़ होनी चाहिए बल्कि इन प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर कोई अमल नहीं करता तो डंडे से करवाइए, ठीक है? प्लांट प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, तभी तो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। फिर उसके अलावा जितनी लीगल रिक्वायरमेंट है उनकी कंप्लायंस की एश्योरेंस होनी चाहिए। फिर इसके अलावा उन सप्लायर्स को डिस्करेज करना चाहिए। ये मेरी हरकत है, मेरी सोच होनी चाहिए, ये मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं उन सप्लायर्स को और उन कस्टमर्स को डिस्करेज करो जो कि अनएथिकल बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। मैं चैरिटेबल डोनेशंस करूँ, मैं चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करूँ, सोशली और एनवायरमेंटली कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो मैं करूँ। मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करूँ मिसाल के तौर पे अगर मेरी कंपनी में सरप्लस फंड्स मौजूद हैं तो मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करूँ जो कि सोशल
और एनवायरमेंटल वेल-बीइंग को प्रमोट करती है। सर इसकी कोई एग्ज़ाम्पल हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? अभी पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, अमेरिकन इलाकों में और यूरोपियन इलाकों में जो है इसका कॉन्सेप्ट आता चला जा रहा है ग्रीन बॉन्ड के नाम से। ग्रीन बॉन्ड के नाम से। और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अब ग्रीन फाइनेंस के नाम से भी एक सेपरेट फ़ील्ड हमारे सामने आती चली जा रही है, जो कि उन कंपनीज़ को प्रमोट करते हैं जिनकी हरकतों की वज़ह से, जिनके ऑपरेशंस की वज़ह से एनवायरनमेंट पे पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो आते हैं। तो अगर आपके पास सरप्लस फंड मौजूद हैं, तो आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जिससे जो है वो आपके माहौल को जो है वो बेनिफिट हो। आई होप आपको जो है वो यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं जनाब। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का। हम लोगों ने देख लिया कि कंपनी की हरकतें, सर आप एक बात को इतनी दफ़ा क्यों बोलते हो? जानबूझ के बोलता हूँ ताकि वो चीज़ें जो हैं हमारे माइंड में पंच हो जाती है। लाइक अभी हम लोग फुटप्रिंट्स की बात करें तो हरकतें, 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 हरकतें इतनी दफ़ा बोलूँगा कि आप चिढ़ जाओगे। और यही हरकतें जो हैं हमें जो है वो एग्ज़ाम में हेल्प आउट करती हैं कि एक बात को इतनी दफ़ा बोला कि वो हमें सोते में भी जो है वो सुनने को मिल रहा होता है, मतलब वो याद आ रहा होता है कि हरकतों का वर्ड कहीं पे बोला गया था और इसी को हम लोग ट्रांसलेट करके तो पेपर में उसको लिख पाते हैं। इकोलॉजिकल हरकतें ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कारोबार करने की वजह से हमारा माहौल कैसे मुतासिर होता है, ये वो सूरत हाल लिखी है। बिजनेस ऑपरेशंस अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को इन फॉलोइंग वेज, इन तरीकों से अफेक्ट करते हैं। क्या, किस किस तरीके से? कंपनी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है, कंपनी नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है। वो तो हो गया जनाबे वाला यहाँ तक। दूसरा केस होता है कि कंपनी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है। जहाँ तक इस्तेमाल की बात है तो इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि जनाब अगर हम लोग दरख्त काट रहे हैं तो दरख्त लगा भी रहे हैं, तो फिर उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि भैया आप जो दरख्त काट रहे हो ना वो 80 साल का है और जो आप दरख्त लगा रहे हो वो बेचारा 2 दिन का है, राइट? इसको बढ़ने में 80 साल लगेंगे, तो आप फास्टर डिप्लीशन रेट जो है वो दिखा रहे हो जिसकी वजह से हमारा माहौल मुतासिर हो रहा है। तो एक्सट्रैक्शन आप जो है वो ज़मीन के अंदर से नेचुरल रिसोर्सेज़ जो है वो निकाल रहे हो। मिसाल के तौर पे आप पानी जो है वो साफ पानी ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हो, जिसकी वजह से जो है वो पानी की सतह नीचे चली जाती जा रही है और बैकवर्ड एरियाज़ में लोगों को साफ पानी मिलने को नहीं मिल रहा। फिर दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है जिसकी वजह से आप, इफ यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर कंडक्टिंग अ बिज़नेस ऑपरेशन, तो आप लोगों को कैसे सॉरी एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहे हो? आप आबो-हवा को, पानी को और हवा को जो है और अदर नेचुरल रिसोर्सेज़ को जो है आप गंदा कर रहे हो। कैसे? वेस्ट मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके। हवा को कैसे गंदा करते हो? आप जो है वो कुछ इस तरह की आपके प्रोसेस से कुछ इस तरह की गैसेज़ जो हैं वो एक्सट्रैक्ट होती हैं, सेक्रीट होती हैं, निकलती हैं, जिनकी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है या कुछ ज़हरीली गैसेज़ जो हैं वो निकलती हैं, जिनकी वजह से लोगों को बीमारियाँ होती हैं, गिरदो-नमा का माहौल जो है वो ख़राब होता है। या आप पानी के अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो ख़ारिज करती हो, जिसकी वजह से आपके गिरदो-नमा का पानी जो है वो ख़राब होता है, दरियाओं का पानी ख़राब होता है, समंदर का पानी ख़राब होता है। लोगों को साफ़ पानी मिलने को नहीं मिलता है, ज़मीन जो है वो बंजर होती चली जा रही है। अल्टीमेटली क्या है कि नटशेल क्या है कि भैया आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट जो है वो नेगेटिवली अफ़ेक्ट हो रहा है। किस वजह से अफ़ेक्ट हो रहा है? आपकी हरकतों की वजह से। आपसे क्या मुराद है? बिज़नेस ऑपरेशंस मुराद है। मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी हरकतों की वजह से हमारा माहौल जो है वो खराब हो रहा है? या अगर मैं एक आउटसाइडर हूँ तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से जो बिजनेस ऑपरेशंस या इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो रहा है? तो कुछ सिग्नल्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि भाई एनवायरमेंटल इंप्रेशंस जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। किसके इंप्रेशन? कारोबार करने के इंप्रेशन सामने आ रहे हैं। कैसे पता लगता है? दिन ब दिन जो है वो दुनिया गर्म से गर्म होती चली जा रही है। गर्मी बढ़ती चली जा रही है। पहले किसी दौर में 5-6 माह की गर्मी होती थी। अब ये बढ़ कर के 8-9 माह तक पहुँच चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जब हम लोगों ने रिसर्च की कि भैया उसकी रीज़न क्या है, तो पता लगा कि कुछ ऐसी गैसेज़ निकली हैं जिन्होंने जाकर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो देखा कि भैया ये गैसेज़ कहाँ से आई? क्या फरिश्तों ने जो है ये गैसेज़ जो हैं वो आबो-हवा के अंदर जो है इनको लीक किया?
पता लगा कि भैया ये तो कारोबार करने की वजह से काम खराब हुआ। एसिडिफिकेशन पोटेंशियल ऑफ फर्म्स वेस्ट मटेरियल, आप जो पानी खारिज करते हो, आपके जो प्रोसेसेस चलते हैं, उनकी वजह से जो पानी निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है और नदी नालों में जाता है, वो पानी को एसिडिफाई कर रहा है, उसमें तेजाबियत बढ़ा रहा है। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से जो गैसेस निकलती हैं, वो ओज़ोन की लेयर को जो है, वो आहिस्ता-आहिस्ता खत्म करती चली जा रही है। फिर हाउ डज़, हमें ये देखना होगा कि कंपनी जो है, वो अपने वेस्ट मटेरियल को मज़ीद कैसे जो है, वो मैनेज करती है। कंपनी जो है, वो फ्रेश वाटर को जो है, वो दिन-ब-दिन इस्तेमाल करती चली जा रही है। कंपनी एनर्जी रिसोर्सेज़ को जो है, वो इस्तेमाल कर रही है। इन बातों से हमें पता लगेगा कि भैया जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं, उनकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है या जो हमारी इकोलॉजी है, वो मुतासिर हो रही है। अगर तो फेवरेबली मुतासिर हो रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो अगर नेगेटिवली मुतासिर हो रही है, तो हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। भैया अगर नेगेटिवली मुतासिर हो रही है, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है? भई हम लोगों ने कुछ स्टेप्स लेने हैं। भई मुझे स्टेप्स की ज़ुबान में समझ नहीं आती, मुझे स्ट्रैटेजी की ज़ुबान में बताइए। कितने होशियार हो गए हैं आप कि भाई आपको स्ट्रैटेजी की ज़ुबान में बताया जाए। क्यों बताया जाए? कि क्योंकि एग्ज़ामिनर मेरे से स्ट्रैटेजी की ज़ुबान में पूछेगा। फर्म कैन रिड्यूस इट्स एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स इन तरीकों से। कैसे करना है? स्ट्रैटेजाइज़ यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज़। आप जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं, उनके इस्तेमाल को जो है, वो स्ट्रैटेजाइज़ करिए। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। उनके इस्तेमाल के लिए आप कुछ एक्शन प्लान बनाइए। सर कोई पल्ले नहीं पड़ा, बस इतना ही पल्ले डालना था कि भैया कुछ जो है, वो हमें एक्शन प्लान बनाना होगा कि हम अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ को जो है, वो किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। हमें ग्रीन प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ जो हैं, वो अडॉप्ट करना होंगी। हमें वो मटेरियल जो है, वो इस्तेमाल करना होगा, जो कि आगे मेरी फिनिश गुड्स का पार्ट बने और जब लोग उसको इस्तेमाल करें, तो वो उसे क्या कहते हैं, दोबारा से इस्तेमाल हो सके, रीयूजेबल हो सके। लाइक अगर वो रीयूजेबल नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो गंद की शक्ल इख्तियार करेगा, वेस्ट मटीरियल की शक्ल इख्तियार करेगा और वेस्ट मटीरियल की वजह से क्या होगा? गंदगी फैलेगी। गंदगी किस सूरत में फैल सकती है? या तो वो मेल्ट हो करके गैस की शक्ल इख्तियार करके आपकी एयर को एसिडिफाई करेगा, या वो मेल्ट होकर के ज़मीन के अंदर जाएगा और ज़मीन के अंदर जाकर के आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उन्हीं में आपका पानी भी मौजूद है, उसको भी एसिडिफाई करेगा। लिहाज़ा बेहतर है कि इंसानों की तरह काम करो, वो मटेरियल इस्तेमाल करो, जो कि आपकी जो है, आपकी फिनिश गुड्स को जो है, वो मज़ीद ग्रीन बना सके। अपने वेस्ट को जो है, वो प्रॉपरली मैनेज करने की कोशिश करिए। कार्बन न्यूट्रैलिटी प्रोसीजर जो है, वो इस्तेमाल करिए। कार्बन डाइऑक्साइड मिसाल के तौर पे, अगर आप जो है, वो नहीं बच सकते, अगर आपका प्रोसीजर्स इस तरह के हैं, आपके प्रोसेसेस इस तरह के हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके की है कि वहाँ से जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी ही निकलनी है। आप जो मर्ज़ी कर लो, इससे नहीं बच सकते, तो भैया कुछ ऐसी हरकतें करो, जिसकी वजह से आप इस इफ़ेक्ट को जो है, वो क्या कर सको, न्यूट्रलाइज़ कर सको, या आप इस इफ़ेक्ट को जो है, वो नल्लीफाई कर सको। कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे आप ऐसी जगह पे अपनी फैक्ट्री को लगाइए, एक तो जहाँ पे आबादी नहीं है, उससे क्या होगा, भई आप इर्द-गिर्द जो है, वो दरख्त लगा सकोगे। दरख्त लगा सकोगे, तो उससे क्या होगा, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो एट द सेम टाइम जो है, वो आपके इर्द-गिर्द या गिर्दो-नवा में जितने भी दरख्त होंगे, वो उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और रिज़ल्टेंटली लोगों को जो है, मज़ीद बेनिफिट मिलेगा।